अपनी मेहनत और निष्ठा से, सरकार की सहायता से और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत आज धनिया ने अपना पक्का आवास बनवा लिया। और इस अभियान के तहत आप 9,900 रुपए का शौचालय बनवा सकते हैं। हाँ भैया, सिर्फ 900 रुपया, बाकी 9,000 सरकार दे रही है। क्या इसके लिए हमें सिर्फ 900 रुपए ही देने होंगे? सोचिए अगर आपके अपने घर में शौचालय का प्रबंध हो तो आपकी जिंदगी किस तरह बदल सकती है। ना रात होने का इंतजार करना पड़ेगा, ना जानवरों का डर और ना ही दरिंदों की बुरी नजर। और जब सरकार हमें ये अवसर दे रही है, हमारा साथ दे रही है, तो हम पीछे क्यों हटे? हम अपने शरीर को, अपने स्वाभिमान को दंड क्यों देते रहे? आज हमारे गांव हमारे कार्यक्रम के सभी दर्शकों को स्वदेश श्रीवास्तव का नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आप जानते हैं लगातार हम आपको ग्रामीण विकास से जुड़े हुए विषयों पर जानकारी दे रहे हैं और साथ में मनरेगा पर हमने कई बार विभिन्न दृष्टिकोण से हमारे विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करवाई और आपकी शंकाओं का समाधान भी करवाया है। आज भी हम मनरेगा के ही एक अंग वार्षिक कार्य योजना जो कि ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित की जाती है, तैयार की जाती है, उस विषय में आपको विशेषज्ञों से जानकारी दिलवाएंगे और साथ ही आपकी शंकाओं का समाधान भी करवाएंगे। जरूरत है हमें आपके फोन की, आपकी जिज्ञासाओं की, और जब तक आपके फोन आते हैं हम सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे मेहमान विशेषज्ञों से। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं श्री रविंद्र पस्तोर साहब जो कि आयुक्त हैं मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद के, और साथ हैं श्री M.K. जैन साहब जो कि मुख्य अभियंता हैं, मनरेगा से आप जुड़े हुए हैं। और दोनों अतिथियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। पस्तोर साहब, जैसे कि हमने कहा कि मनरेगा एक स्थापित योजना है जो पूरे भारत में ही कार्यरत है और विश्व के लिए एक उदाहरण बन चुकी है। इस योजना में चूंकि बहुत बड़ी योजना है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो रही है, राज्य स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर संचालित होती है, उसके लिए योजना की जरूरत होती है। वार्षिक योजना हमको बनाना पड़ती है। तो ये वार्षिक योजना जो छोटे स्तर पर बनाई जा रही है, इसमें ग्राम सभा का क्या भूमिका होती है और कैसे वो इस योजना को तैयार करते हैं? देखिए, मनरेगा योजना के तहत जी हर ग्राम पंचायत का एक लेबर बजट बनाया जाता है जी। तो ग्राम पंचायत में जितने सक्रिय जॉब कार्ड धारी हैं जी, उनको 100 दिन काम उपलब्ध कराना होता है जी। उन 100 दिनों के आधार पर पैसे का गणना होती है जी। और उस गणना से ये तय होता है कि एक ग्राम पंचायत में साल भर में मनरेगा से कुल कितना व्यय हो सकता है जी। उस व्यय के तहत किस किस तरह के काम लिए जाएं। ये मांग आधारित योजना होने से गांव वालों का ये अधिकार है कि वो ये तय करते हैं कि जो पैसा है एक साल के लिए बजट है मनरेगा का पंचायत का, उससे कौन से काम लिए जाना है जी। तो इस कामों के जो चयन की प्रक्रिया है उसे हम लोग वार्षिक कार्य योजना बनाना कहते हैं जी जी। जिसको सेल्फ प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसमें 2 तरह के काम हो सकते हैं जी। एक सार्वजनिक काम है जो गांव के उपयोग में आने वाले हैं, दूसरे व्यक्ति मूलक काम है जी। तो गांव में निवास करने वाले ऐसे परिवार जो सक्रिय जॉब कार्ड धारी हैं जी। और जो गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। नंबर 2 जो अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से हैं। नंबर 3 जो लघु और सीमांत कृषक हैं।
नंबर 4 जो इंदिरा आवास के हितग्राही हैं, और नंबर 5 जिनको शासकीय भूमि आवंटित की गई है जी। या विस्थापित हुए हैं, ऐसे परिवारों के व्यक्तिगत कार्य भी इसमें लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो रोजगार मूलक कार्य इसमें व्यक्तिगत परिवारों के होते हैं। तो हमने जैसे कि देखा कि रोजगार गारंटी है और उसमें रोजगार मूलक कार्य हैं जो गरीबों के लिए हैं और पिछड़े वर्ग के लिए हैं, उसके लिए कार्य योजना बनाना है और उसके लिए आपने सहभागिता को आधार बनाया। और क्या उद्देश्य इससे जुड़े हुए हैं, ये जो वार्षिक कार्य योजना आप बना रहे हैं? देखिए, वार्षिक कार्य योजना बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है जी। वो ये है कि जो सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं जी उन्हें मजदूरों से स्थायी रोजगार की ओर ले जाया जाए, जी ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार कर सकें। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि गांव में जो अधोसंरचना की कमी है जी। वो अधोसंरचना के कार्य मनरेगा से किए जा सकते हैं, जो सार्वजनिक कामों की श्रेणी में आते हैं, और व्यक्तिगत कार्य किए जा सकते हैं। जैसे मेड़ बंधान का कार्य है, भूमि समतलीकरण का कार्य है, कुआं खोदने का कार्य है, वृक्षारोपण का कार्य है, गाय भैंस बकरी मुर्गी इन सब के शेड बनाने का कार्य है, मछली पालन के कार्य हैं, फिर नाडे बायोगैस जी जी। इस तरह के काम उसमें हो सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट है, जो गांव में घरों में लेटरिन बनता है, जी। लेटरिन बनाने के लिए पैसा मिलता है। गांव में जो नल जल और मल की निष्कासन की व्यवस्था है वो काम इसमें किए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कामों की सूची है। तो गांव में ये व्यवस्था की गई है कि गांव में एक ट्रांजिट बाग किया जाएगा। तो गांव में जो सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं उनके सहायता के लिए मेट लगाए गए हैं जी। तो मेट, रोजगार सहायक जी सचिव पंचायत, सरपंच जी। और उपयंत्री, जी ये मिलके गांव में निर्धारित दिन पे जी। एक ट्रांजिट बाग करेंगे। गांव के लोगों के साथ पटवारी का नक्शा रखेंगे, जी। उसमें वो चिन्हांकन करते हैं कि साहब, अगर आप इजाजत दें तो हम एक बैतूल से काफी देर से हमारे किसान भाई रुके हुए हैं, हमारे दर्शक प्रताप साहू जी, इनसे हम बातचीत कर लें और इसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। प्रताप साहू, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? हाँ सर, नमस्कार सर। जी साहू जी। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि मनरेगा के तहत जैसे गांव के अंदर जो गलियां है कीचड़ से सनी रहती है जी। तो कीचड़ अभी बारिश में पूरा पानी भरा था, दलदल था, तो मनरेगा के तहत ये गांव की गलियों नालियों का काम कर सकते कि नहीं सर? बहुत व्यवहारिक सा प्रश्न है। जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। अभी मध्य प्रदेश शासन ने पंचायत के तहत पंचायतों को पंच परमेश्वर योजना में पैसा आवंटित किया है, और उस पंच परमेश्वर योजना में जो पंचायतों को पैसा गया है उसमें सरपंच और पंचायतों को ये अनुरोध किया गया है कि वो गांव में सीसी रोड बनाए, सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाए। जी जी। तो गांव में जो गलियां हैं उसमें सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाए, उसमें दोनों तरफ नाली बनाए ताकि पानी की निकासी हो सके। और जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि जो व्यक्तिगत शौचालय हैं वो गांव की जो सार्वजनिक नालियां हैं जल मल निकास के लिए, वो भी मनरेगा से बनाई जा सकती हैं, जिसमें संपूर्ण स्वच्छता अभियान और मनरेगा के पैसे का कन्वर्जेंस होता है। जैसे सीसी रोड में पंच परमेश्वर और मनरेगा का पैसे का कन्वर्जेंस होता है। तो मैं प्रताप साहू जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने सरपंच साहब से मिलें और जहां उनको नाली और सीसी रोड बनाना है वो प्रस्ताव पंचायत में पारित कराएं, उसको जो वार्षिक कार्य योजना है इसमें सम्मिलित कराएं और वो कार्य उनके गांव में हो सकता है। जी, तो वार्षिक कार्य योजना अब कब बन सकती है पस्तौर साहब? वार्षिक कार्य योजना बनाने का कार्य 15 अगस्त से शुरू हुआ है जी। और अभी ये कार्य चल रहा है। तो सबसे पहले गांव में, जैसे मैंने आपसे कहा कि सहभागिता के आधार पर ट्रांजिट बाग किया जाएगा। ट्रांजिट बाग करके उसमें एक सूची तैयार की जाएगी कि कितने सार्वजनिक कार्य लिए जाना है, कितने व्यक्तिगत कार्य लिए जाना है। फिर ग्राम सभा बैठेगी। ग्राम सभा में ये तय होगा कि जो बजट है, बजट के आधार पर प्राथमिकता किन कामों को देना है, इस साल कौन से काम लेंगे, अगली साल कौन से काम लेंगे, तो वो प्राथमिकता तय हो जाएगी। केवल 3 शर्तें हैं मनरेगा की, जो मुख्य शर्तें हैं। नंबर 1 की जो भी कार्य लिया जाएगा वो मजदूरों के द्वारा किया जाएगा। जहां मशीन का उपयोग आवश्यक नहीं है वहां मशीन का उपयोग नहीं होगा। नंबर 2, वो ठेके पे नहीं हो सकते। पंचायत को
काम करना पड़ेगा या लाइन डिपार्टमेंट और को जी जी काम ग्रामीण करना जनों को पड़ेगा। ही साथ में और जोड़ना तीसरा पड़ेगा। 60-40 का रेशो रखना पड़ेगा, मतलब अगर 100 रुपए का काम है तो 60 रुपए मजदूरी पे खर्चा होंगे, 40 रुपए मटेरियल पे खर्चा होंगे। जी 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 तो पंचायत ये देख लेगी और इस तरह कार्यों की सूची बना के फिर ग्राम सभा वो सूची को अनुमोदित कर देगी। यानी बहुत सोची समझी आयोजना है और हर चरण पर आपने निर्देश तैयार किए हुए हैं और मार्गदर्शन आप देने को तैयार हैं। ये एक श्रमिक बजट करके कुछ होता है एम के जैन साहब, ये क्या चीज होती है? श्रमिक बजट नाम की क्या चीज होती है? मनरेगा की जो, जैसा कि अभी सर ने बताया जी कि मनरेगा का वार्षिक कार्य योजना जो बनती है उसका आधार ही श्रमिक बजट होता है। जी जी तो श्रमिक बजट में जो सक्रिय जॉब कार्डधारी परिवार हैं उनकी संख्या और प्रत्येक परिवार को 100 दिवस का रोजगार देना होता है। तो 100 दिवस का रोजगार, और अभी मजदूरी की दर जैसे 140 रुपया 1 अप्रैल से लागू है, तो उसके अकॉर्डिंगली 40% सामग्री, जी तो ऐसा 97 रुपीज का मटेरियल और 6% प्रशासकीय, ऐसा मिला के 257 रुपया, यानी कि सक्रिय जॉब कार्डधारियों की संख्या हाँ हाँ गुणित 100 जी। गुणित 257, ऐसा गुणा कर देंगे तो पूरा उस ग्राम का जो है वो लेबर बजट की राशि तैयार हो जाएगी, निकल आएगी। जी जी। और उसी के लिए वार्षिक कार्य योजना फिर कार्य लिए जाते हैं उसमें। तो हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को और जो भी मनरेगा के कार्यकर्ता हैं उनको तो ये गणित समझना ही होगा कि किस तरीके से श्रमिक बजट बनता है और उसकी गणना कैसे की जाती है, जैन साहब ने हमको बताया। लेकिन जैसे कि बसर साहब ने इशारा भी किया था कि इसमें जो सहभागिता होती है तो उसमें कुछ विशेष निर्देश हैं कि किस तरह के लोगों को कहाँ कितनी संख्या में कैसे शामिल किया जाए। देखिए, गांव में जितने सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं जी उनके 50-50 के समूह बनाए गए हैं। जी हर समूह में एक मेट की नियुक्ति की गई है। फिर गांव में स्वसहायता समूह है महिलाओं के। जी वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं। जी दूध समितियां हैं, कि खेती की समितियां हैं, मछुआ की समितियां हैं। ये जो जितने भी संगठन गांव के स्तर पर हैं, कोशिश ये होना चाहिए कि इन सब संगठनों के सदस्यों को वहां बुलाएं जी ग्राम सभा में, क्योंकि ये जैसा मैंने आपसे कहा मांग आधारित है। जी जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि उन्हें किस काम की ज्यादा जरूरत है, तत्काल क्या काम होना चाहिए। बसर साहब, हम सीहोर से जुड़ना चाहेंगे। दिनेश जी हमसे जुड़ रहे हैं। सीहोर के दिनेश कुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। क्या जानकारी देना चाहते हैं आप? हेलो सर। हाँ जी बोलें। सर मुझे ये जानना है कि सर जब मनरेगा के तहत ग्राम में बीपीएल धारक हूँ सर जी, में गरीब सर, इसके लिए मुझे मुर्गी सेट के लिए सर कहाँ से ये जानकारी लेना पड़ेगी सर? फिर से प्रश्न दोहरा दें। BPL है, खेत के लिए काम कराना है तो कहाँ जाना अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आप पंचायत में जाएंगे। सभी पंचायतों में एक फ्लेक्स छाप के लगाया गया है। उस फ्लेक्स में ऐसे कामों की सूची छापी गई है जो आपके व्यक्तिगत काम आपके खेत खलियान में हो सकते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था, मेड़ बंधान, लैंड लेवलिंग, कुआं खोदना है, वृक्षारोपण करना है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है, आपको नाडेप, बायोगैस, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, अजोला पिट, गाय भैंस बकरी मुर्गी इस सब के सेट बनाने का काम, ऐसे बहुत सारे उसमें कामों की सूची है। तो अगर आप पंचायत में जाएंगे या जो आपके ग्राम रोजगार सहायक हैं उनके पास ये सूची उपलब्ध है, तो आप उसमें से देख के अपने लिए काम चयन कर सकते हैं कि कौन सा काम लिया जाना है। और वो अगर आप ग्राम सभा के माध्यम से वार्षिक कार्य योजना में जुड़वा देंगे तो वो काम आपके यहाँ हो सकेगा। बसर साहब, ग्राम पंचायतों को हम मानते हैं कि ये राष्ट्रीय विकास की एक इकाई के रूप में कार्य कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य करवाए जा रहे हैं उसकी कुछ बजट सीमा तो जरूर होगी। देखिए, जैसे अभी जैन साहब ने आपको बताया कि गांव में जितने सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं, मान लीजिए किसी पंचायत में 100 सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं, तो 100 गुणा 257, यानी उस पंचायत में 25,70,000 का काम हो सकता है। अब ये 25,70,000 100 मजदूरों पे, तो अगर गांव में 300 मजदूर हैं तो उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन से कार्य लिए जाना है वो प्रक्रिया मैंने आपके समक्ष रखी। चूंकि 100 दिन काम मांगने का अधिकार श्रमिक का है, तो श्रमिक को जो सक्रिय जॉब कार्डधारी हैं उन्हें लिखित में काम मांगने चाहिए। पंचायत में जो ग्राम रोजगार सहायक हैं वो उनको रसीद देंगे। पंचायत को 15 दिन में काम शुरू करना है अनिवार्य रूप से। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने
सॉफ्टवेयर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर की व्यवस्था की है। जी जी। तो अब किसी पंचायत को बजट की कोई कमी नहीं है। अब पैसा किसी पंचायत में नहीं जा रहा है, जो जिला पंचायत का खाता है वहां पूरा पैसा रखा है। गांव में सरपंच साहब काम अलाट करेंगे, उसका ई मास्टर जारी होगा। तो जनपद में जैसे मान लीजिए 20 आदमी हैं, वो काम मांगते हैं कि साहब हम काम करना चाहते हैं, तो 20 आदमियों के नाम के सहित मेट रोजगार सहायक को आवेदन करेगा कि ये लोग काम करना चाहते हैं। रोजगार सहायक वो आवेदन सरपंच साहब के समक्ष रखेंगे। जो वार्षिक कार्य योजना है उसमें सरपंच साहब काम अलाट करेंगे कि ये काम पे ये मजदूर लगाए जाएं। फिर उसका मास्टर बनेगा। तो पूरी 23,000 पंचायतों के लिए रोजगार सप्ताह बनाया है कि पंचायत में किस दिन काम शुरू होगा। मान लीजिए किसी पंचायत में सोमवार को काम शुरू होगा तो शनिवार को खत्म होगा, कहीं मंगल को शुरू होगा तो इतवार को खत्म होगा, बुधवार को शुरू होगा तो सोमवार को खत्म। मतलब व्यवस्था भी है, ईमानदारी भी है, पारदर्शिता भी है। अब पेमेंट में कहीं किसी को शिकायत नहीं होना चाहिए। भोपाल के बलराम विश्वकर्मा हमसे जुड़ रहे हैं पस्तूर साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे। बलराम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो मनरेगा का कार्यक्रम है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है कि नगर निगम के अंतर्गत भी आता है? लीजिए। ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, इसमें नगर निगम सम्मिलित नहीं है। तो नगर निगम सीमा के बाहर जितने गांव हैं या नगर पालिकाएं या नगर पंचायत, उसके बाहर ही ये काम हो सकेगा। लीजिए, ये बाहरी जो बात आई है, बाहरी शक्तियों के जुड़ने की बात आई है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर गाँव में दूसरे विभागों से संबंधित कार्य हैं तो क्या पंचायतें जो हैं, ग्राम पंचायतें हैं, क्या उसमें वो उसकी डिमांड कर सकती हैं या उसको लागू करा सकती हैं? जी देखिए, जैसे मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि हम लोगों का जो लक्ष्य है वो है स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना। तो अगर किसी गरीब परिवार को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है तो उनको कई योजनाओं का लाभ एक साथ देना पड़ेगा। तो उसमें उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस करना, समन्वय करना। जैसे मान लीजिए कोई खेती कर रहा है, उसकी खेत ठीक नहीं है तो खेत समतलीकरण का काम मनरेगा से हो सकता है, मेड़ बंधन का काम मनरेगा से हो सकता है, कुआं मनरेगा से खुद सकता है। अब कुआं अगर खुद गया तो सिंचाई के लिए पंप की जरूरत है, तो पंप की व्यवस्था राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण मिशन से की जा सकती है। या अगर अनुसूचित जाति है या कृषि विभाग का हितग्राही है तो उनसे भी पंप की व्यवस्था हो सकती है, या बैंक से लोन लेके पंप की व्यवस्था हो सकती है। फिर मान लीजिए अगर वो फलोद्यान लगाना चाहते हैं, जैसे संतरा है, अमरूद है, नींबू है, किसी भी तरह का, पपीता है, तो जो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन है उससे उनको अनुदान मिलता है। तो उस अनुदान से वो इस तरह के पेड़ खरीद के ये नेट लगा सकते हैं, पॉली हाउस बना सकते हैं। तो ऐसे 3-4 योजनाओं को मिला के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कन्वर्जेंस के साथ काम करें। मतलब ये संभव है कि दूसरे विभागों के कार्य भी लिए सकते हैं। सिंगरौली के सत्यप्रकाश जी हमसे जुड़ रहे हैं पस्तूर साहब। सत्यप्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, प्रश्न करें अपना। जी, मेरा सवाल ये है सर कि जैसे मनरेगा में 100 दिन की गारंटी है, 100 दिन उनको मजदूरी मिलेगी, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतें ऐसे हैं कि वो काम करने तो जाते हैं लेकिन 100 दिन उनका पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ के सरपंच और जो मिले जुले लोग हैं वो बोल देते हैं कि आज काम नहीं है तुम लोगों के लिए, अगले दिन आना। इस तरह के मतलब कई तरह के करते हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, और 60 साल के ऊपर वालों के लिए क्या प्रावधान है? यदि काम नहीं करते, एक को लगाया नहीं जाता, पहली बात। और दूसरी बात है ये उनके लिए क्या मतलब मनरेगा के तहत उनको क्या लाभ दिया जा रहा है? 60 साल के ऊपर वालों को क्या लाभ? जी जी, देखिए दो सवाल आपके हैं। एक तो 100 दिन का रोजगार देना अनिवार्य है, इसमें कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या सरपंच साहब मना नहीं कर सकते हैं। जैसे हम शुरू से अभी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गांव में एक सूची बनाते हैं जिसमें पर्याप्त काम की तकनीकी स्वीकृति और प्रशासकीय स्वीकृति देके सॉफ्टवेयर के ऊपर लगा देते हैं ताकि सभी परिवारों को 100 दिन काम मिल सके। तो सिंगरौली के सत्यप्रकाश जी से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी पंचायत में और आसपास की पंचायत में इस बात की खबर करें कि जिनके पास सक्रिय जॉब कार्ड हैं वो जरूर 100 दिन का काम करें। और अगर जो मैंने 5 कैटेगरी आपको बताई उनमें जो लोग आते हैं तो वो अपने खेत खलियान पे भी मनरेगा से काम कर सकते हैं, मतलब अपना काम करके मनरेगा से मजदूरी ले सकते हैं, मटेरियल खरीद सकते हैं। दूसरा, जो 60 साल के ऊपर के हैं या विकलांग लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने राज्य सरकार ने एक विशेष निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे व्यक्तियों को काम पे लगाया जाए और उन्हें हल्के फुल्के काम दिए जाएं। जैसे पानी पिलाने का काम है, या साइड पे बहुत सारी महिलाएं हैं, अब उनके बच्चे अगर आए हैं
तो छोटे बच्चों को ही देखभाल करना है या कुछ उठाने रखने का काम है, इस तरह के हल्के मतलब काम जो वो कर सकते हैं उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य दिया जाए। जैसा अब एक बात ये होती है कि एक ही कार्य कई बार सीमावर्ती गांव में होता है और एक साथ 1 या 2 या 3 गांव उसमें जुड़ सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में ये जो वार्षिक कार्य योजना बनेगी ये किस तरह से बन पाएगी? इस वार्षिक कार्य योजना में जो है वो अगर एक से अधिक ग्राम पंचायतों में वो काम आता है जी, तो उसमें सभी ग्राम सभाओं को उस काम को पास करना होगा जी, और उसके समानुपात में उसका व्यय उसमें जोड़ना पड़ेगा जी। तो इसको मतलब सभी ग्रामों सभाओं पास करना अनिवार्य है जी। और उसके बाद क्या जनपद तक जाएगा या सिर्फ वहीं पर? और उसके बाद फिर जनपद पे जाएगा जी, और जनपद के बाद फिर जिले पे जाएगा। तो ये तीनों ग्राम सभा, जनपद सभा और जिले की सभा, तीनों सभाओं में ये काम अनुमोदित होगा। जैसे अब एक और प्रश्न उठता है कि जैसे कि पसूर साहब ने कहा कि 60 और 40 के अनुपात में मजदूरी और सामग्री का रेशो रहेगा, लेकिन क्या ये फिक्स्ड रेशो है, फिक्स्ड अनुपात है, क्या इसको किसी विशेष परिस्थिति में हम बदल नहीं सकते? नहीं, इसको ऐसा ग्राम पंचायत स्तर पर तो 60-40 पूरे वित्तीय वर्ष में सभी कामों के लिए है। जी, जी। ये हर एक काम में होना ये जरूरी नहीं है जी, पूरे कामों में 60-40 का रखना है। और अगर उसको ग्राम पंचायतों को ऐसा रहता है कि कोई कामों का चयन ही वो इस तरीके से करे कि जिनमें 60-40 का अनुपात आ जाए, बाकी जो काम ज्यादा है सामग्री वाले या तो वो रोजगार मतलब मजदूरी मूलक कामों को और ले ले या फिर उनको अगले साल में ले जाए। देखिए जैसे मान लीजिए गाय का सेट बनाना है, अब वो 60-40 में नहीं बनेगा, उसमें मटेरियल ज्यादा लगना है, तो उसमें 80% मटेरियल लगाएं, 20% मजदूरी लगाएं। अब मान लीजिए कहीं मेड़ बंधान का काम है, अब वहाँ मटेरियल की जरूरत नहीं है, वहाँ 80% मजदूरी हो सकती है और 20% मटेरियल हो सकता है। तो जैसे जैन साहब ने कहा कि जब पूरी साल के काम हम सिलेक्ट कर लेंगे तो ये देखेंगे कि 60-40 का हमें पूरी साल में पंचायत स्तर पर मेंटेन करना है। तो ये निर्धारण वही होगा ग्राम सभा में? ग्राम सभा में। और इसमें एक और अगर शासकीय विभाग जो काम करेंगे उनका 60-40 का निर्धारण जनपद स्तर पर किया जा सकता है, उसमें ये प्रावधान किया है। तो सर जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में और बल्कि देश के ज्यादातर राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था है, तो ये जो ग्राम सभा में कार्य अनुमोदित किए जाते हैं ये जनपद और जिले में भी जाएंगे जी। तो क्या कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनको वो निरस्त कर सकते हैं? निरस्त नहीं कर सकते वो जैसे आपने ही सवाल पूछा था कि कोई काम ऐसा होगा जो एक से ज्यादा पंचायतों में हो, या कोई काम ऐसा भी हो सकता है जो एक से ज्यादा विकास खंड में हो, ठीक है ना, 2 विकास खंडों के बीच में। तो उसके लिए ये व्यवस्था है कि जो एक से ज्यादा पंचायतों में काम आएंगे वो जनपद स्तर पे और एक से ज्यादा विकास खंडों में आएंगे वो जिला स्तर से। तो जितने भी अपने जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद महोदय हैं, विधायक हैं, सरपंच हैं, पंच लोग हैं, जिला पंचायत जनपद के अध्यक्षगण हैं, उनके सदस्यगण हैं, ये भी अपने कामों की सूची वहां दे सकते हैं पर इसका अनुमोदन संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा से ही होगा। मतलब सशक्तिकरण जो है आपने उनको पूरे अधिकार प्रत्याशित किए हैं। राज्य सरकार ने ग्राम सभा को ही अधिकार दिया है कि अंतिम निर्णय ग्राम सभा का ही होगा, वो चाहे तो ले और चाहे तो ना ले। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कार्य का निर्धारण भी हमें करना है, कार्य में सक्रिय भागीदारी भी हमारी होना है, लाभ का वितरण भी हमारे द्वारा ही होना है और उसमें सारी की सारी पारदर्शिता है। इसमें सिर्फ वही काम वो नहीं रखेंगे जो प्रावधानित नहीं है जी, जो मनरेगा अधिनियम की अनुसूची में जो प्रावधानित नहीं है, जैसे उसमें कोई कहीं गलती से स्कूल बिल्डिंग काम शामिल कर लिया जी, तो ऐसे काम, हॉस्पिटल काम शामिल कर लिया, तो ऐसे काम जो सूची में नहीं है वो भर काम को वो जनपद की और जिले की सभा कह सकती है कि इसको आप हटा दें। जिन साहब क्या कह रहे हैं, राज्य केंद्र सरकार ने एक सूची जारी की है कि मनरेगा के तहत कितने सार्वजनिक काम हो सकते हैं और कितने व्यक्तिगत काम हो सकते हैं। वो सूची जैसे मैं अभी बता रहा था किसी प्रश्न के जवाब में कि हर पंचायत में एक फ्लैक्स छापा गया है जिसमें 2 फ्लैक्स हैं, एक पे सार्वजनिक काम लिखे गए हैं, एक में व्यक्तिगत काम लिखे गए। तो जब भी गाँवों के लोग और ग्राम सभा हितग्राही कामों का चयन करें या कोई जनप्रतिनिधि काम का चयन करें तो वो ये ध्यान रखें कि वो कार्य मनरेगा में किए जाने की अनुमति हो जी। तो जो उस सूची में है वो काम लिए जा सकते हैं, उस सूची के बाहर के काम मनरेगा में नहीं लिए जा सकते। लेकिन पसूर साहब जैसे हमने बताया बहुत व्यापक क्षेत्र है, जैसा आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसमें ये और बताना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो सड़कें प्रस्तावित है
यद्यपि सड़क का काम मनरेगा में नहीं प्रावधानित है, जी, जी, कर सकते है, हैं जी। 12 सड़क संपर्क, लेकिन जो जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित है या ली जाना है, उनको इसमें मनरेगा में नहीं लिया जा सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। ये उसमें गाइडलाइन यानी जो जो राष्ट्रीय स्तर के कार्य हैं वो उनका कार्य क्षेत्र अलग है और उसको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, ग्राम सभा के अधीन भी वो नहीं है। लेकिन पस्तूर साहब, जैसे कि आपने कहा ना, बहुत सारे कार्य हैं, व्यक्तिगत भी हैं, सार्वजनिक हित के भी हैं। तो क्या आप हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे दर्शकों को ये प्रेरित करना चाहेंगे कि भाई आपके गांव में जो सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता का कार्य है उस पर ही वो ध्यान दें? हाँ, देखिए, जैसे मैं शुरू में आपसे कहा कि प्राथमिकता वही आदमी तय कर सकता है जो वहाँ रहता है, क्योंकि वो वहाँ की समस्याओं को बेहतर समझते हैं। तो ग्रामवासियों से और जनप्रतिनिधियों से ये अनुरोध है कि जो जिला पंचायत का स्टाफ है उनके साथ मिलके सक्रियता के साथ वो भागीदारी करें, और जितनी ज़्यादा वो भागीदारी करेंगे उतनी सक्रियता से ज़्यादा पैसा वो मनरेगा से लाके अपने यहाँ खर्चा कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी, एक जल्दी से एक प्रश्न लेते हैं। राजगढ़ का एक महेंद्र जैन हमसे जुड़ रहे हैं पस्तूर साहब, इसके पश्चात हम फिर इसी बात पर लौटेंगे। हाँ महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, क्या प्रश्न करना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे यहाँ पे सरपंच जो है ग्राम सभा की मीटिंग नहीं करते हैं। जी जी सर। देखिए, ग्राम सभा अगर सरपंच नहीं बुला रहे हैं तो आप ग्राम सभा बुलाने का अनुरोध जनपद पंचायत में कर सकते हैं, कलेक्टर साहब को कर सकते हैं, एसडीएम साहब को कर सकते हैं। पंचायत अधिनियम में उन्हें अधिकार है कि वो विशेष ग्राम सभा का आयोजन करें। और अगर सरपंच साहब ग्राम सभा में सभापतित्व करने नहीं आते हैं तो गांव वाले ग्राम सभा के लिए सभापति का चयन करके ग्राम सभा कर सकते हैं, और वो वैधानिक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जितनी ज़्यादा लोग समय पे उसमें जुड़ेंगे, ग्राम सभा में आएंगे, ट्रांजिट बाग में जाएंगे, कामों की मांग करेंगे, क्योंकि ये मांग आधारित योजना है, ये जबरदस्ती किसी को काम पे नहीं लगाया जा सकता है। उनको काम की मांग करना है और 100 दिन काम पाने का उनका अधिकार है। इसमें मनरेगा में एक और जो अच्छी बात है कि कार्यों की सूची है, पर किस काम में अधिकतम कितना पैसा खर्चा होगा ये सूची में नहीं है। तो स्थानीय जरूरत के हिसाब से बजट को बनाना चाहिए। तो सब इंजीनियर जो हमारे हैं ओपी यंत्री, वो गांव में जाते हैं, वो स्थान का निरीक्षण करेंगे और स्थान का निरीक्षण करके वो फिर उसका डिटेल एस्टीमेट बनाएंगे। क्योंकि अब पैसा, जैसा मैंने आपसे कहा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जा रहा है, आपके पैसा किसी को मिल नहीं रहा है। जिला पंचायत के खाते से सीधा मजदूर के खाते में पैसा जाएगा, या जिसने मटेरियल सप्लाई किया है उस वेंडर के खाते में सीधा पैसा जाएगा, या कोई कारीगर काम कर रहा है तो उस कारीगर के खाते में सीधा पैसा जाएगा। तो ये सीधे पैसे जाने की व्यवस्था का फायदा ये हुआ है कि एक तो पूरी पारदर्शिता है, फिर ये पैसा कब जाएगा, जब वो सॉफ्टवेयर में काम का डिटेल एस्टीमेट डालेंगे, उसको हम कहते हैं डीपीआर। तो डीपीआर बना के डालेंगे, जैसे मान लीजिए कुआं खोदना है, तो कुआं खोदने में वो पूरे आइटम लिखेंगे कि क्या क्या आइटम लगना है, मजदूर कितने लगेंगे, उसमें सीमेंट कितना लगेगा, रेत कितनी लगेगी, लोहा कितना लगेगा, ऐसा सब आइटम खोल देंगे। तो बस सर, मतलब ये है कि एक सर्वश्रेष्ठ कार्य योजना, वार्षिक कार्य योजना बनाना ग्रामीण भाइयों के अपने हाथ में है और उनको इसमें पूरी तौर पर जुड़कर इस योजना को तैयार करवाना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने बात की रविंद्र पस्तूर साहब से, जो कि आयुक्त हैं ग्रामीण विकास परिषद के, और साथ में एम के जैन साहब, जो कि अधीक्षण यंत्री हैं इस मनरेगा योजना से, और इनसे हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की वार्षिक कार्य योजना बनाने के संबंध में। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी रही होंगी। इसी के साथ हम आपसे आगे चाहेंगे।